हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। चलिए पिछली क्लास की तरह आज फिर एक बार चर्चा करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग पढ़े थे और कुछ के लिए हमने हिंट भी किया था, होमवर्क दिया था कि मेरे विद्यार्थी जो भी होंगे करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया भी है, हमें बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि सबने होमवर्क किया हुआ है और सबने बहुत अच्छा किया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर ये सब तो समझ में आया लेकिन ये आवेश घनत्व तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आवेश घनत्व पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर आवेश घनत्व है क्या। तो आवेश घनत्व को समझने से पहले प्यारे बच्चों ये समझेंगे हम कि आखिर आवेश वितरण क्या है। क्योंकि आवेश वितरण के अकॉर्डिंग क्या समझते हैं हम, आवेश घनत्व समझते हैं। तो आवेश वितरण यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टॉपिक पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर डेली की तरह अपने सेशन को शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर पे। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम निकाल करके आप भी अपने सभी प्यारे मित्रों को शेयर करिए फटाफट। और जो विद्यार्थी आज नए जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे उनको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण क्या होता है। यह आवेश वितरण, लेकिन हम बात करेंगे आवेश वितरण मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा, आवेश होगा, उसको वितरण के हिसाब से करेंगे। तो उसका वितरण जो होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है भैया वो 3 टाइप से होता है। क्या से होता है? 3 टाइप से होता है। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप से होता है। अब वो किस प्रकार से होता है? पहला होता है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस आयतन आवेश वितरण। इसको जरा और समझेंगे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है 1D के लिए, समझिएगा, 1 डायमेंशन मतलब एक विमीय आवेश का जो वितरण होगा, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी। ठीक है, तो उस प्रकार के आवेश वितरण को हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई वायर है, ठीक है, कोई पतला वायर ले लेते हैं, तार ले लेते हैं और तार में हम ये मानते हैं कि इसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो उस कंडीशन में जो तार में आवेश वितरण होगा उसे हम बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर आपने देखा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें हमने कोई वायर ले लिया, कोई तार ले लिया, उसमें जो आवेश का वितरण होगा उसे हम क्या कहेंगे? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज़ जिसमें केवल लेंथ है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, इट मींस पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो आखिर ये पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? तो पृष्ठीय आवेश वितरण हम इसकी बात करें तो ये होगा भैया 2D यानी कि 2 डायमेंशन के लिए, इट मींस इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी, यानी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो फॉर एग्जांपल हम कोई सीट ले लेते हैं, कोई चादर ले लेते हैं, प्लेन सीट लिया, उसमें लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। तो उस पर जो अगर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि एक समान रूप से जो आवेश वितरण होगा, उस आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे? उस आवेश वितरण को बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपका 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए होगा, 3D के लिए होगा फॉर कोई सॉलिड सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कोई सॉलिड सब्सटेंस है यानी कि सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो ऐसे केसेस में उसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट मींस एक समान रूप से जो आवेश वितरण होगा वह आपका कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस आयतन आवेश वितरण। यहां तक तो सभी विद्यार्थियों को क्लियर समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो हमने देखा 3 टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 3 टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका 3 टाइप से चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो डेंसिटी की बेसिकली चर्चा करें तो आपने बचपन में पढ़ा होगा डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात करें, मैं चर्चा करता हूं थोड़ा सा। तो घनत्व तो आपने क्या पढ़ा था? किसी को याद आ रहा है? बोले, याद आ रहा है? चलिए ठीक है, मैं अभी चर्चा करता हूं, इसको समझाऊंगा। शायद आपने बचपन में ये पढ़ा होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा था? अच्छा ये याद नहीं आ रहा होगा, ये याद आ रहा होगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। जी सर ये याद आया, हाँ इसी को पढ़ा था। तो रो को भैया यहाँ नोट कर, घनत्व को बोलते थे एम द्रव्यमान और वी आयतन, ये और रखे थे आप घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आज हम आपको बता दें घनत्व आपका 3 टाइप का होता है। समझिएगा घनत्व क्या होता है? 3 टाइप का होता है, वही चर्चा करेंगे हम यहाँ पर आज की आवेश घनत्व क्या होता है। तो घनत्व आपका 3 टाइप का होता है। पहले वो आपका क्या होगा? एक रेखीय घनत्व होगा, दूसरा पृष्ठीय घनत्व होगा, तीसरा होगा आयतन घनत्व। ठीक है, रेखीय घनत्व मतलब लाइन डेंसिटी, दूसरा होगा आपका सरफेस डेंसिटी और तीसरा होगा आपका वॉल्यूम डेंसिटी। क्लियर?
चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे घनत्व, तो घनत्व हमने अभी तक जो पढ़ रखा था एक्चुअली वो सिर्फ घनत्व नहीं था, वो था द्रव्यमान घनत्व। आज तक हमें पता ही नहीं था कि हम घनत्व पढ़ रहे हैं या द्रव्यमान घनत्व। घनत्व तो सिंपल सा वर्ड जो हम पढ़ते थे अभी तक, वो बेसिकली केवल घनत्व ना होकर हम क्या पढ़ते थे, द्रव्यमान घनत्व। यही वजह है कि घनत्व पढ़ते तो ऊपर द्रव्यमान बटे आयतन आता था। हमने कहा घनत्व 3 प्रकार से होता है, चर्चा भी की, रेखीय घनत्व और आपका पृष्ठीय घनत्व तथा आयतन घनत्व। रेखीय घनत्व में अगर हम बात करें, केवल रेखीय घनत्व ना कह करके अगर हम ये कहें रेखीय द्रव्यमान घनत्व, जरा समझिएगा, यहीं पर हम कहें रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ये आपका होगा रो इक्वल एम अपान एल। समझते आइएगा, रो इक्वल एम अपान एल। क्यों? जब हम रेखीय की बात करते हैं तो वन डायमेंशन लेते हैं। हमने कहा था वन डायमेंशन में केवल क्या होती है, लेंथ होती है। इट मींस यहां पर अगर हम बात करते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व की तो रो इक्वल एम अपान एल हो जाता। अगर यहीं पर हम बात करते पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व की तो ये आपका बनता रो इज इक्वल टू एम अपान ए, जहां पर ए क्या हो जाता, उस पृष्ठ का एरिया हो जाता। और अगर हम बात करते कि आयतन द्रव्यमान घनत्व तो उस कंडीशन पे आपका बनता रो इज इक्वल टू एम अपान वी, जिसे कि अभी तक हम सिर्फ इसे पढ़ते हुए चले जा रहे थे। हम इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों पोर्शंस को हम अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ इसको पढ़ रहे थे। तो ये क्या था आपका आयतन द्रव्यमान घनत्व। तो जिस प्रकार से हम द्रव्यमान घनत्व पढ़ते हैं उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे आवेश घनत्व। तो फर्क क्या होगा बेटा, देखने की बात है। फर्क होगा क्या, हमने द्रव्यमान घनत्व तो पढ़ा है, तो द्रव्यमान घनत्व में ऊपर हम हर जगह देखे फार्मूले में एम एम एम। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान घनत्व पढ़ रहे हैं तो द्रव्यमान की बात करेंगे। अब अगर रेखीय द्रव्यमान घनत्व की बात करेंगे तो एल यहाँ पर लेंथ है, हमने कहा लंबाई है, तो प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान को हम उसका द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लाइन डेंसिटी। ठीक है, या लाइन मास डेंसिटी। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस मास डेंसिटी, यानी कि पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। और यहां पर है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगा, यानी कि आयतन द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा। ठीक ऐसे ही समझेंगे आप यहां पर, जैसे आपने पढ़ा द्रव्यमान घनत्व, ये घनत्व नहीं किया था, द्रव्यमान घनत्व था। तो अब यहां पर आप चूंकि पढ़ रहे हैं आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी, तो अगर आवेश घनत्व पढ़ेंगे तो उसको भी 3 टाइप से पढ़ेंगे आप, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने 3 टाइप से पढ़ा है, तो वैसे ही आपके चार्ज डेंसिटी भी 3 टाइप से हो जाएगी, जिसे हम पहले को कहेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि यहां पर जैसे हमने पढ़ा था लाइन मास डेंसिटी रो इक्वल एम अपान एल पढ़ा था, यानी कि ऊपर एम नीचे एल था। तो हमने जहां चर्चा की कि लाइन चार्ज डेंसिटी है, इट मींस रेखीय आवेश घनत्व है। तो चूंकि चार्ज की बात आती है, कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में जहां एम है वहां क्यू कर देना है। तो देखिए क्या वही किया मैंने, हाँ वही किया। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, इट मींस यहां पर आ गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सेम एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। जैसे कि यहाँ पर हमने एम बाई ए लिख रखा है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्यू बाई ए हो जाए, क्योंकि चेंजेस करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें जहां पर मास है वहां पर चार्ज कर देना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था एम बाई वी, वैसे यहाँ पर पढ़ेंगे क्यू बाई वी। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मैंने बेहतर एग्जांपल लेकर के बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और मुझे बहुत खुशी है। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जी सर, यस सर, मतलब समझ में आ रहा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, जो हम पहले पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रखे थे, कुछ हमने कहा भी था होमवर्क के लिए, सभी विद्यार्थियों ने किया भी है। तो आज एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी गॉस एप्लीकेशन ही है, लेकिन एक नया है, उसको जरा देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, उसके केसेस भी बताएंगे। चलिए वो क्या है, हेडिंग है आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यहां पर हम बात करेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल।
ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल मतलब एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये स्फेरिकल सेल क्या होता है, जरा इसको भी देखेंगे। बेसिकली अगर समझना चाहें आप स्फेरिकल सेल को, तो आप हालो स्फीयर से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल R। क्या है, कैपिटल R। इसमें प्लस Q कूलाम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमने यहां पर लेट किया हुआ है स्फेरिकल सेल, इट मींस इस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज होता क्या है, किसी भी अगर हम बात करें स्फेरिकल सेल के, तो उसमें जितना भी चार्ज हम देते हैं वह ओवरऑल चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से उसके सरफेस पर वितरित हो जाता है। मतलब अगर हम चार्ज की बात करें तो इस सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका टोटल चार्ज जो होता है यानी प्लस Q कूलाम इसके सरफेस पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके 3 केसेस बनेंगे भैया। अब जरा देखेंगे वो 3 केसेस कैसे बनेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 केसेस कैसे हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपसे इस सरफेस के बाहर कोई पॉइंट P मांग लिया जाए कि चलिए एक पॉइंट यहां पर है P, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। दूसरा केस आपके साथ ये भी हो सकता है कि इस सरफेस पर ही कोई दूसरा पॉइंट P ले ले, बोले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। और तीसरा केस ये भी बन सकता है कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर ही आपसे कोई पॉइंट P दिया जाए और बोले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, मान लेते हैं ये पॉइंट P दिया जाए। ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी होती थी उसी पॉइंट से हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, यानी एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते थे। चलिए केस फर्स्ट की बात करेंगे, जो पहला केस है केस फर्स्ट की बात करेंगे। व्हेन अ पॉइंट P lies on outward from the spherical cell, मतलब जब यह पॉइंट P या बिंदु B इस स्फेरिकल सेल से बाहर स्थित हो। ठीक है, तो अब हम केस फर्स्ट बात करेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल, यानी कि गोली कोष के बाहर। चलिए इसकी चर्चा करेंगे। यहां पर कोई पॉइंट P है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करनी है। उसके लिए करते क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम जस्ट वहीं से क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। चलिए हम यहां से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। मान लेते हैं यह एक गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब हम इसको मान लेते हैं स्मॉल r, समझिएगा। अब ये स्मॉल r रेडियस का एक अदर गॉसियन सरफेस या अदर स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हम चर्चा करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसके लिए हम करते क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हुए हैं और इससे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर ओवरऑल इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। चलिए इसका अगर हम बात करें एरिया वेक्टर, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस यहां से यह आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए वेक्टर। चूंकि इस सरफेस पर या इस स्फेरिकल सेल पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इट मींस ये बाइसिमेट्री यहां पर क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगी। तो इस कंडीशन पे हम गौर क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। इस केसेस में बात करेगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पॉइंट P या। ठीक है, तो इस जो गॉसियन सरफेस के एलिमेंट्री एरिया डीए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, तो d फाई की बात करेंगे तो d फाई e इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट डीए वेक्टर, या इसी को हम कहेंगे E dA cos थीटा। इन केस थीटा इक्वल टू 0 तो ये बन जाएगा आपका E dA cos 0, या बनेगा E dA। बोलो यहाँ तक समझ में आया, बोलो ना, आया? हाँ आया। चलो ये cos 0 क्यों हमने हटा दिया, बिकॉज cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। नोट कर लेंगे यहाँ पर साइड में, बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए अब हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, डीए एरिया जो है एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमें इस टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा करनी है। तो टोटल कितना फ्लक्स पास होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आगे देखेंगे, हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। डी फाई की वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है आपका ई डी ए, क्लियर, या ई बाहर आएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन या क्लोज का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल एरिया, तो इसका ओवरऑल एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है, तो ये आपका जो बनेगा वो यहां से बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। क्लियर यहां तक? फाई ई इज इक्वल टू बन रहा है ई इंटू ए। अभी तक तो हमने बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा की है। अब पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि एप्लीकेशन कहां पर करेंगे। बस आ गए उसी पॉइंट पर। अब हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फाई की जगह लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। क्लियर? चलिए अच्छा आगे चलते हैं। हमें यहां से फाइंड करना है ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई इक्वल टू क्या निकल के आएगा जरा समझेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। ए क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? इस स्फेरिकल सेल का एरिया है। तो वैसे अगर बात करें स्फेयर का एरिया होता क्या है तो सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बनेगा आपका E इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या बताई हमने, एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा तो बोले बाहर वाला सर सेल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये बनेगा स्मॉल आर स्क्वायर इनटू ये क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या होगा क्यू। क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर लिख देते हैं इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां तक को समझ में आया? अच्छा ये फार्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। जाना पहचाना कैसे लग रहा है कि यही तो फार्मूला सर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मतलब कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो उस कंडीशन पे स्फेरिकल सेल का जो सेंटर होता है एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। क्या करता है? एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। क्लियर है? क्योंकि हम यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इट मींस यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी चर्चा करेंगे। तो वो क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पीछे भी पढ़ चुके हैं, याद दिला दूं आपको, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। क्लियर ना? तो यहां से अगर हम बात करें क्यू की तो सर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। ये समझ में आया? यानी इस क्यू की जगह हम पुटअप कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए। लेकिन एक खास बात है, इस Q इक्वल सिग्मा इंटू ए में ये जो एरिया है ये ध्यान दीजिएगा इस स्फेरिकल सेल का एरिया है, अंदर वाले स्फेरिकल सेल का एरिया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। यहां पर बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा Q इक्वल सिग्मा इंटू ए में जो ए है एरिया है वो अंदर यानी कि स्फेरिकल सेल जो हमने एज्यूम की थी उसका एरिया है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो यहां पर पुटअप करने में जरा गौर करेंगे। तो बाय यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहां से आएगा आपका E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी लिखेंगे हम सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या ये बनेगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तो बोले 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर होगा क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये समझने की बात है, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो ओवरऑल यहां से E की वैल्यू क्या मिल रही है वो गौर करेंगे। तो E की वैल्यू क्या मिल रही है बोले भैया, बोलो बोलो बोलो, अब तो सामने लिखा हुआ है ना, बोलो। E इक्वल टू ये मिल रहा है आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अरे बोलो हाँ ना, आया कि नहीं? अच्छा आया, कोई बात नहीं। चलिए तो E इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये था आपका केस फर्स्ट, यानी कि जब आपका P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के बाहर स्थित होगा। अब बात करते हैं केस सेकंड की। चलिए अच्छा केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या होगा बोले, तो फ्रेंड्स केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो व्हेन P पॉइंट लाइज इन द
या ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, हम बात करें तो जब P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे होगा, यानी कि अब अगर बात करें तो ये जो P पॉइंट यहां पर हमने ले रखा था वो कुछ यहां पर आ जाएगा। P पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर, तो इस कंडीशन पे कुछ नहीं होगा। जो अभी हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन देखा था ना, इस कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा केस सेकंड में, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जैसे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, सॉल्व ओवरऑल वैसे ही करेंगे। इस स्टेप को आपका होमवर्क है, आप खुद अलग से करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो जो भी आपने फार्मूला लिख रखा है इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। हमने कहा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इस केसेस में है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान, चूंकि दोनों सेम है तो यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना? नहीं आया? अरे बिल्कुल आया। ठीक है, हम देखा क्या आपने, चूंकि यहां पर जब P पॉइंट सरफेस पर हो जाएगा, चार्ज तो अभी भी Q ही है। ठीक है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडीशन वही रहेगी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम रहेंगे, यानी थीटा इक्वल 0 ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है ना, मतलब दोनों का एरिया सेम हो जाएगा ना, फिर क्या बनेगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं केस थर्ड की। चलिए जरा केस थर्ड की देख लेते हैं। केस थर्ड क्या है भैया, उसको देखेंगे। तो केस थर्ड हमने कहा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अब P पॉइंट इसके अंदर हो जाए। चलिए अब हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट कहीं यहां पर है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमारा काम होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहीं पर एक गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां पर ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब ये गॉसियन सरफेस होगा तो दूसरा काम क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो चलिए ये बताइए यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बोलो, कोई भी बोलो, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। फर्क क्या है, हमने कहा जब स्फेरिकल सेल की बात की तो ओवरऑल चार्ज तो स्फेरिकल सेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब पूरा का पूरा आवेश या टोटल चार्ज सरफेस पर है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो इससे जब कोई चार्ज बाउंड नहीं किया, जब इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई? कंडीशन क्या होती है फ्लक्स की, अगर यहां पर प्लस Q चार्ज है तो ये बाउंडेड रीजन से फ्लक्स निकलेगा बाहर की ओर। ठीक है, लेकिन जब यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो क्या यहां से कौन निकलेगा बाहर? कोई निकलेगा? समझने के लिए बात की, चलिए मैं लेता हूं यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ, मान लेते हैं ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब है, अब यहां से मैंने कोई पॉलिथीन से कवर कर दिया, ठीक है, इमरजेंट है, तो यहां से कवर कर दिया। अब बल्ब अगर जलेगा तो लाइट बाहर निकलेगी, लेकिन अगर इसके अंदर कोई बल्ब ही नहीं है तो काहे की लाइट और काहे का फ्लक्स? समझ में आ गया ना? सेम ऐसे जैसे बल्ब जलाते हो वैसे फ्लक्स की समझेंगे। तो यहाँ पर जब Q चार्ज ही नहीं है कोई अंदर, तो क्या भैया इससे कोई फ्लक्स निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो जब फ्लक्स नहीं निकलेगा, आप समझिएगा बिल्कुल, फाई जीरो है। क्या है? फाई जीरो है, फ्लक्स नहीं निकल रहा, फाई जीरो है। तो इस कंडीशन पे होगा क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? क्योंकि हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। फाई जीरो है तो ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। समझ में आया ना? तो थर्ड केस जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। इट मींस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बेटा समझ में आया ना? चलिए अच्छा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में आए हुए हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आएंगे जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उन क्वेश्चंस के लिए वेट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय।